बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट आज भी कभी ऊपर रही, कभी नीचे रही। 100 इंडेक्स कभी प्लस रहा, कभी माइनस रहा। बहरहाल कराची स्टॉक मार्केट में हमने सेंटिमेंट्स बड़े रिजर्व देखे ब्रोकर्स के। इसके अलावा कराची स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ। 45,800 का लेवल रिकॉर्ड किया गया 100 इंडेक्स का। सरमायाकारी का रुझान इस वजह से महदूद रहा क्योंकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। बैरूनी अदायगियाँ हमने करनी है, इंपोर्ट बिल की भी अदायगियाँ करनी है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजर्व रहे ब्रोकर्स और इसी की वजह से 100 इंडेक्स 45,000 के लेवल पर ही रहा। लो लेवल जो रहा आज ट्रांजैक्शन का वो 45,400 का रहा और इंटर डे में हाई लेवल 45,800 का रहा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनीज की तो 181 कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रीन स्केल पर रहीं और 99 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स रेड स्केल पर रहे। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। और अगर मैं बात करूं सेलिंग की तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में सेलिंग देखने में आई, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी और करेक्शन देखने में आई थी ट्रांजैक्शन के दौरान। और इसकी बुनियादी वजह जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है और ये तवक्को की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। फिर हमारे सर पर इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा गुज़िश्ता माह रिकॉर्ड हुआ है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से ब्रोकर्स काफ़ी मोहतात हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी मोहतात हैं और इसी की वजह से ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स भी रेड स्केल पर आए हैं। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम करेंसी मार्केट की। तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ा फ़र्क देखने में आया है। 2 रोज़ में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 20 रुपये कम हो गई। 332 रुपये से कम होगा डॉलर ओपन मार्केट में 312 रुपये का आ गया। 2 दिन में इतनी बड़ी कमी क्यों हुई? उसकी वजह यह है कि हफ्ते के रोज़ जब अस्करी मुलाकात हुई, बिजनेस कम्युनिटी उसमें शामिल थी, अस्करी मीटिंग को लीड कर रहे थे आर्मी चीफ और वहाँ पर यह फैसला हुआ कि क्रैक डाउन होगा डॉलर की होल्डिंग करने वालों के खिलाफ, हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ और डॉलर में जो सट्टा चला रहे हैं, स्पेकुलेशन जो कर रहे हैं उन पर। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा। 2 रोज़ में ओपन मार्केट में डॉलर कम हो गया और जब ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो गैप 5% तक चला गया था, 2 रोज़ में वो कम होगा 1.5% पे आ गया। 1.25% पे इस गैप को लेकर आने, यानी आइंदा भी हम देखेंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता होगा। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत का फ़र्क इस वक्त 1.25% होना चाहिए। IMF के लेटर ऑफ इंटेंट जो आपने IMF को दिया था उसके मुताबिक इस वक्त 1.5% है। इसके अलावा इंटर बैंक में आज मैं अगर डॉलर की कीमत की बात करूं तो इंटर बैंक में डॉलर का दाम 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर दौरान ट्रेडिंग हमने देखा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर यूँ गया है कि आपके पास इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है, उसके पैसे नहीं हैं। इंपोर्ट बिल के अलावा आपने बैरूनी कर्जे अदा करने हैं और इन सब की पेमेंट्स करनी है। आपके पास डॉलर का फ्लो नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है, डॉलर्स आएंगे, ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतर होंगे तो इंटर बैंक में डॉलर की कीमत भी कम हो जाएगी। बहरहाल 307 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड सेटअ पे इंटर बैंक में आज डॉलर ट्रेड हुआ। कल डॉलर 307 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ था। आज हमने 307 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड होते हुए देखा तो 40 पैसे का इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में पाकिस्तान पर कितना कर्जा हो गया। स्टेट बैंक ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई में मुकामी और बैरूनी कर्ज़ों का जो मजमूई हजम है उसमें तकरीबन 908 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई 2023 के अख्ताम पर हुकूमत के मजमूई कर्जे रिकॉर्ड सतह पर आ गए, यानी पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है लोन्स की मद में वो भी रिकॉर्ड सतह पे आ गई हैं और जो लोकल कर्जे हैं यानी मुकामी मार्केट के जो कर्जे हैं जो हमने देने हैं हुकूमत ने वो भी रिकॉर्ड सतह पे आ गए हैं। कर्जे 61 अरब 747 अरब रुपए, तकरीबन आप 62 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तान के मजमूई कर्जे पहुँच चुके हैं। इससे कबल हमने इतने कर्जे नहीं देखे और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमारा रुपया वीक होगा, डॉलर बढ़ेगा तो बैरूनी कर्ज़ों में भी इजाफा होगा। जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात हमारे मुकामी कर्ज़ों में भी इजाफा होगा। 6000 अरब रुपए से ज़ायद हमने इन कर्ज़ों पर तकरीबन सूद की अदायगियाँ भी करनी है। जुलाई में कर्ज़ों में 207 अरब रुपए का इजाफा हुआ, यानी गुज़िश्ता माह हमने देखा कि कर्ज़ों में मजमूई तौर पर 207 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत के कर्ज बढ़कर 39,015 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। हुकूमत के बैरूनी कर्ज एक माह में 701 अरब रुपए इजाफे के साथ रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। बैरूनी कर्ज एक माह में बढ़कर 22,700
31 अरब रुपए पर जा पहुंचे हैं। इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। लोकल इन्वेस्टर का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब आपके मुल्क में नहीं आ रही है, और इन्हीं की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है हमारे रिजर्व्स पर। और ऑब्वियसली जब हम गुज़िश्ता माह का ट्रेड साइकिल उठाएं तो हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा थी। हमारी इंपोर्ट तकरीबन 4.25 अरब डॉलर की थी, एक्सपोर्ट हमारी तकरीबन 2.25 अरब डॉलर की थी। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा 2.25 अरब डॉलर का रिकॉर्ड हुआ। अब हमारी निगाहें मरकूज़ हैं तरसीलात ज़र पर, यानी रेमिटेंसेस पर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2.25 अरब डॉलर की आ जाए ताकि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को काबू कर लें। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसके अलावा टैक्सों की भरमार कैसे होगा कंस्ट्रक्शन का कारोबार? जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन एक वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है और ये वैल्यू एडिशन करती है, लेकिन जब आप इतने ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहिया नहीं चलेगा। और इसके अलावा ना सिर्फ आप टैक्स लगाएंगे बल्कि बिल्डर्स और रिहायशी मंसूबों पर अगर कब्ज़े होंगे, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल होगी, जो लव सिस्टम है वो इस साइकिल को अगर चलने नहीं देगा तो अरबों रुपए का खसारा होगा हुकूमत को, जो कि हुआ है। अवाम के अरबों रुपए फंस गए, बिल्डर्स के अरबों रुपए फंस गए, तामीराती प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। और अहम खबर यह है कि ताजरों ने दोबारा मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया और गौर व फिक्र का सिलसिला शुरू हो गया है, और ताजरों ने अब मज़ीद एहतजाज करने का इंदिया दे दिया है, और ये भी कहा है कि इस बार तवीलुल मुद्दती एहतजाज होगा और बड़े पैमाने पर होगा और मुल्क भर में होगा। और उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गवर्नर सिंध को, और कहा कि गवर्नर सिंध को जब हिदायत दी थी निगरा वज़ीर आज़म ने कि आप ताजरों से रब्ता करें, कमेटी बनाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको आज प्रोग्राम में ये भी बताऊँगा कि 5,000 रुपये के नोट को बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। स्टेट बैंक ज़राए ने यह साफ साफ बता दिया है कि 5,000 रुपये के नोट को बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। 5,000 रुपये के नोट को बंद करने की खबरें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, ये सब बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। इस हवाले से अभी तक कोई हिदायत स्टेट बैंक को मौसूल नहीं हुई, हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिजिटल करेंसी की बात करूं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। डिजिटल करेंसी पर मुशावरत का सिलसिला ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन इसका इजरा कब किया जाएगा इसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है, और इसका फ़ैसला करने के लिए टीमें मुतारिक ज़रूर हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी का इजरा रवां साल बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, हमारे ज़राए में ये भी बताता हूँ। और आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि जिस तरीके से ओपन मार्केट में डॉलर की हैंडलिंग पर नज़र रखी जा रही है, इसी तरीके से इंटरबैंक में भी कमर्शियल बैंकों की डॉलर हैंडलिंग पर नज़र रखी जा रही है, और इंटरबैंक मार्केट में कमर्शियल बैंक डॉलर पर मुनाफाखोरी नहीं कर रहे। कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हमारे ज़राए जो स्टेट बैंक में हैं वो हमें ये बताते हैं कि कमर्शियल बैंकों में डॉलर की हैंडलिंग बिल्कुल शफाफ तरीके से हो रही है। ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस होंगे आज प्रोग्राम में। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामजन है। बिल्डर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़मीनों पर कब्जों का सिलसिला जारी है, और जब रिहायशी प्रोजेक्ट, रिहायशी मंसूबे जब बंद होंगे तो जाहिर सी बात है सार्फिन को उनकी जगह रिहाइश के लिए नहीं मिलेगी, और उनके भी अरबों रुपए दाव पर लग जाएंगे, बल्कि लग गए हैं। कराची में कई 100 मंसूबे इस वक्त बंद हो चुके हैं, और इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अल्ताफ़ ताई, चेयरमैन आबाद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। सबसे पहले तो ये बता दें कि हफ्ते के रोज़ जो मीटिंग हुई उसमें आप भी शामिल थे, आबाद के और भी बिल्डर्स मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई, आपने क्या मशवरे दिए, क्या शिकायतों के अंबार लगाए, क्या तजावीज़ दी, और आपको क्या गारंटी दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको कहूँ, वाकई माशी जो हालात हैं इसकी वजह से हमारे बिल्डर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जिसकी कॉस्ट तकरीबन हमें 3-3.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट आती थी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट चली गई है। तो इतना मुश्किल हो गया एब्जॉर्ब करना हमारे बिल्डर्स को, डिलीवरी देना जो कि एंड यूज़र को है, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। बट हमारी एसोसिएशन का एक मौक़िफ़ है कि ठीक है, जो चीज़ आपने बेची है तो यू हैव टू डिलीवर बाय एब्जॉर्बिंग ऑल थिंग्स, तो जिससे इस मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखें, मैं आपको बताऊं, हमें इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए और हमें लॉन्ग रन, लॉन्ग विजन के साथ सोचना चाहिए। इतनी ख़राब हालात में जब हमें आर्मी चीफ साहब ने बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 50-55 बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमें भी बुलाया, सारी एसोसिएशन के चेयरमैन को बुलाया, हमसे जो इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट में जो चीज़ कह सकते हैं वो कहें। तो देखें, हमारा काम था कि हम
ब्रिटिश टूर या वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करें, हम ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, जो हमने खुल के बात की। हमने कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में लॉस है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, हम ये काम करते हैं 3 साल के लिए, जिससे हम इतनी बड़ी जॉब प्रोवाइडिंग करते हैं, इतना बड़ा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आफ्टर टैक्स एग्रीकल्चर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट बैंक की गवर्नर साहब भी बैठी हुई थी, उनको हमने कहा कि देखिए अगर साल का 24 या 26 बिलियन रेमिटेंस आता है, इस 26 बिलियन रेमिटेंस में 15 बिलियन रेमिटेंस है ये आपका जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के जो मेंबर्स हैं इनके प्रोजेक्ट्स पे आता है, जिससे गवर्नमेंट को मुफीद होता है। तो देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग रन पे किए जाते हैं। तो हमें उस दिन लगा कि जैसे ही अपने चीफ साहब ने कहा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान विल बी बैक ऑन ट्रैक ना, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया। और आज 4 दिन हो गए, आई वॉज शॉक्ड। इसके बाद हमारी कल भी मुलाकात हुई तो आई वॉज शॉक्ड कि इतना रैपिडली डिसीजन लेना और इतना रैपिडली इसका बेनिफिट होना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले सेंटिमेंट्स ये थे कि यार इस मुल्क का क्या होगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आदमी की तकरीबन कॉन्फिडेंस आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग डॉलर पे के रुपीस पकड़ रहे हैं। हमने इनसे यही कहा कि सर देखिए हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी जान माल का। हमारी किससे प्रॉब्लम है? आप देखें, आपको बताऊं किससे प्रॉब्लम है। एक चीज़ प्लॉट परचेज़ किया, मेरे मेंबर ने प्लॉट परचेज़ किया, आज से 20 साल पहले प्लॉट परचेज़ किया। रात को 500 आदमी आएंगे और 500 आदमी आके इस पर कब्जा कर लेंगे। फिर हम जाते हैं कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे रेंजर्स है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स है, चाहे CM है, चाहे कमिश्नर है, वहाँ जाके लिखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस वक्त तो पिछले 1 साल में तो रिलीफ मिल रहा था, लेकिन आखिरी 3-4 केस हमारे रिलीफ नहीं मिल रहे थे। दूसरे हमारे मेंबर्स परेशान होंगे, उनकी जान मान अमलाक है। देखिए हम लोग एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। देखिए हम हैं वैल्यू एडिशन काम करने वाले लोग, हमारे मेंबर्स हैं वैल्यू एडिशन काम करने वाले लोग। हमारा रॉ मटेरियल है ज़मीन। अगर हम 1 रुपये की ज़मीन लेते हैं, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसके ऊपर हम 236K भरते हैं। 236K गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाता है। फिर उसी ज़मीन पे हम नक्शे पास कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2000 गज़ का प्लॉट है या 5000 गज़ का प्लॉट है तो उसके ऊपर हम कन्वर्ट करते 250 से 300 लोगों को रिहाइश देते हैं। 250-300 लोगों को जब हम रिहाइश देते हैं तो वो 250-300 लोगों को जब हम कब्जा दे के जाते हैं तो गवर्नमेंट को कंटिन्यू उसमें पैसे मिलते रहते हैं, जिसके अंदर कम से कम 700-800-1000 लोगों का मुस्तकिल रोज़गार हम छोड़ के जाते हैं। तो हम वो लोग हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम अगर हमने परचेज़ किया, परचेज़ से लेके अगर आप डिलीवरी तक देखेंगे तो हर साल गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे आते हैं, कमर्शलाइजेशन के पैसे आते हैं, वाटर के यूटिलिटीज़ के पैसे आते हैं, और जितनी 72 बड़ा एलाइड इंडस्ट्रीज है जिसके हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, उनका मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं। इसके बाद हम लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइडिंग करते हैं। जॉब प्रोवाइडिंग जिसमें से अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, स्किल्ड लेबर भी होती है, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। अल्ताफ साहब, वो जो 500 लोग जो आके कब्जा कर लेते हैं या जो भी टीम आती है वो कौन होती है? जब आप हुकूमती इदारों के पास जाते हैं, सिक्योरिटी इदारों के पास जाते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, जब वो इसकी खोज करते हैं तो कौन लोग सामने आते हैं, कौन सा अदारा सामने आता है? मेरे भाई, जब आपने कहा कि कौन लोग सामने आते हैं, तो जिसके साथ होता है वो हमें बाकायदा राइटिंग में कंप्लेन लिख के देता है। उसी कंप्लेन को हम जितने कंसर्न डिपार्टमेंट से इसको भेजते हैं, यानी सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम कह दें या जो भी कह दें, वो सिस्टम इतना मजबूत है कि वो बहुत बोलता है ठीक है आप में जो भी है आप कर लीजिए ना। तो जाहिर बात है, वी आर एसोसिएशन, वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं हम उसको डिटेल के साथ भेजते हैं कि ये लैंड है, इस दिन रजिस्टर्ड हुई, ये इसका स्टेटस है, अपडेट ये स्टेटस है, इतने साल रही, इतने साल है, और ये लैंड ये बनेगी, हम भेजते हैं। और अलहमदुलिल्लाह पिछले 1 साल से तो हमको बड़ा मिल रहा। तो उस दिन तो हमें सीधा आर्मी चीफ साहब ने DG जनरल साहब को कहा, अजहर वकास साहब को, अजहर वकास साहब आप कमर कस ले और ये लोगों को रिलीफ चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो मतलब एक पॉजिटिवनेस थी आर्मी चीफ, उनकी पूरी जो टीम है उसके अंदर, तो इसका रिजल्ट 4-5 दिन में जो आना शुरू हो गया। और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अगर देखें कॉन्फिडेंस होगा तो लोग आएंगे, एक्सपर्टीज पाकिस्तानीज आएंगे, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो खुशहाली आएगी। हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब आप 2 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको अट्रैक्शन देनी है, दुनिया में आपको अट्रैक्शन देनी है। जहाँ अट्रैक्शन होगी लोग वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ बेनिफिट्स होगा। तो देखिए मैं समझता हूँ ये मुल्क में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमको मुहैया कर दी जाए, यहाँ पे हमें जो टैक्स वाले की हरेसमेंट है वो ख़त्म कर दी जाए, जो टैक्स भरते हैं उनके ऊपर रिलाई किया जाए, और उनको अगर किसी जगह पे देखिए अगर उसमें फिर मिस अप्रोप्रिएशन होती है तो डेफिनेटली यू कैन गिव देम कि आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। देखिए मैं आपको यानी आपको अल्ताफ साहब
सिस्टम खत्म करने की यकीन दहानी करा दी गई है कि अब 100%। सिस्टम नहीं चलेगा, आप लोग फ्री होकर काम करें, ये यकीन दहानी करा दी गई है। 100% यकीन नहीं कराएगी। यकीन दहानी करा दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम से अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हुआ, कितनी ज़मीनों पर कब्जे हुए और कितनी ज़मीनों पर कब्जे खाली फ़ौरन हो जाने की आपको उम्मीद है? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात की आपने, किसी की 100 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, किसी की 25 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, जगह जगह मुख्तलिफ ज़मीन। इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो बिजनेसमैन के सेंटिमेंट का नुकसान हुआ, जो नेगेटिव चले गए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर आदमी जिस जगह पे स्केयर्ड होगा, जिसको ये नहीं पता है कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की जान माल अमलाक का क्या होगा, मेरी चीज़ों पे कब्ज़ा हो जाएगा, तो वो तो फिर यहाँ पे डरेगा। अगर आज 4-5 दिन हो गए, या अगर उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखें ये जो भी काम इसके ऊपर कर सकती है, देखो वी आर नॉट द अथॉरिटी, वी आर एसोसिएशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 1500 मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान। और जो ये 1972 से काम कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की तामीर और तरक्की में माशाल्लाह पिछले 50 साल से काम कर रहे हो। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला ये जो मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर हमको अथॉरिटीज़ ताउन करेंगी तो डेफिनेटली वी कैन गेट अ गुड बेनिफिट। इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट आप सही कह एक्सचेकर रहे में हैं। आप देखिए, बिल्कुल अगर वजह आप फरमा शॉर्ट रहे टर्म सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म बहुत बड़ी छोटी चीज़ होती है। बिल्कुल। हमें कंट्री के ग्रेटर इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। अच्छा अल्ताफ साहब, आपकी मुलाकात अस्करी मीटिंग के बाद सूबाई वजीर दाखिला से भी हुई? कल बिल्कुल भी आप सुबह लोग कोर बिल्कुल कमांडर हाउस बिल्कुल में मेरी थे, वहाँ पर मुलाकात भी हुई। मुलाकात हुई। हमारे मेंबर्स के प्रॉब्लम थे, 3 ज़मीनों का हम उनको प्रॉब्लम लेके गए और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन मिलाए और हमने इनसे एक ही बात कही, देखिए सर आप आज इस सीट पे बैठे, अल्लाह ने आपको ये दर्जा दिया है, हम आपके पास आए हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू बी आंसर के एज सून एज पॉसिबल। सर एज सून एज पॉसिबल का मतलब हुआ 2 साल के बाद भी आप काम कर सकते हैं, 1 हफ्ते के भी बाद आप काम कर सकते हैं। वी आर हेयर आफ्टर 1 वीक एंड वी नीड द रिजल्ट। और उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी थी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब 13 तारीख को हमारे इसी जो हमारे मेंबर्स हैं जिनको परेशानी है, जिनकी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वी कैन गेट अ बेटर रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है। अब मजीद मुलाकात किससे होने जा रही है आप लोगों की, कहाँ होने जा रही है और एजेंडा क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है, हमारी एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। और जब जब हमें जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट वीक मेंबर एफबीआर को भी हमने बुलवाया है, इनके साथ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर दोनों को हमने बुलवाया है, और यहाँ के जो बिल्डर्स के कमिश्नर हैं इनको हमने बुलवाया है। देखिए हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें हरेसमेंट नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हरेसमेंट। जब हम अरबों रुपए टैक्स भरते हैं हमारे मेंबर्स मिलके और इतना बड़ा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में देते हैं, तो डेफिनेटली देखें हमारे साथ बैठें, नेगोशिएशन करें। अगर किसी जगह पे हम गलत है तो डेफिनेटली हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हम बैठ के उनसे बात करेंगे। किसी जगह हम गलत होंगे तो हम अपने आप का किबला दुरुस्त करेंगे, अगर वो गलत होंगे तो डेफिनेटली उनको थोड़ा बैकफुट पे जाना चाहिए कि नहीं ठीक है, हम यहाँ के बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस देंगे जो हमें जनरल साहब ने कहा। अच्छा ये बताएं कि पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? क्योंकि हमने देखा माजी में आबाद ने मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और शिकायत की आईजी सिंध से और एडिशनल आईजी सिंध से कि पुलिस हम ताउन नहीं करती, पुलिस हम एफआईआर दर्ज नहीं करती, जिसकी वजह से हमें देखिए मैं मुश्किलात का आपको सामना है। बताऊं, पुलिस की कारकर्दगी का इस तरह कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास अगर हमारा मेंबर कंप्लेन करता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसी वक्त डीआईजी साहब से बात करें, उनको कंसर्न शिकायत भेजें, उनको डिटेल भेजें। लेकिन फिर हमने आईजी साहब को भी लिखा, डीआईजी साहब को भी लिखा, हमने कंप्लेन भी की, सस्पेंड भी हुए, और उससे हमको बेनिफिट ये हुआ कि बाद में हमारी ज़मीनों पे थोड़ा सा टाइम रुक गए कब्जे और फिर वापस होना शुरू हो गए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यानी करीब मुद्दत के लिए हमारे यहाँ कब्जे रुक प्रॉब्लम गए। ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ओन करना है। अगर आपके डिपार्टमेंट्स ओन करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं होंगी, और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो इस मुल्क में हर किसी की विन विन सिचुएशन होगी, और लोग यहाँ पैसे भी लेके आएंगे, लोग यहाँ काम भी करेंगे। जब लोग यहाँ काम करेंगे, जॉब प्रोवाइडिंग होगी, तो खुशहाली फैलेगी, और खुशहाली जब फैलती है तो ब्रॉड बेस फैलती है। अच्छा अल्ताफ साहब, गैर कानूनी पोर्शंस बनाना ये भी बिल्डर्स का काम है। कुछ लोग आबाद के साए तले ये काम करते हैं, आबाद का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर होते तो खैर वो बहरहाल बिल्डर्स ही हैं ना, उनके ऑफिस भी होते हैं आपने पूरे बड़ा अच्छा शहर। देखे जुमला अगर मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो अच्छी बात है, आप बात समझ जाएंगे कि पूरे कराची के अंदर गैर कानूनी पोर्शंस बना दिए गए। फिर जाहिर सी बात है गैर कानूनी पोर्शंस के हवाले से फिर अदालतों के ऑर्डर्स आते हैं कि इनको तोड़ दें, और फिर रिहायशी जो है वो सफ़र करता है, और फिर जाहिर सी बात है जब बिल्डर गैर कानूनी पोर्शन बनाएगा तो सिस्टम को पैसे देगा। तो इस हवाले से आबाद ने बहुत सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आबाद हमेशा बैक फुट पे जाके आवाज़ बुलंद कर देता है, फ्रंट पर आए और उन बिल्डर्स को
अरेस्ट करवाने में या उन बिल्डर्स को हाईलाइट करने में कलीदी किरदार क्यों नहीं अदा करता? देखिए माशाल्लाह आपको अल्लाह ने सीट पे बिठाया है, आप सवाल करने की खूबी एक आधा इल्म होता है। तो आपने जो सवाल मुझे किया कि आबाद के मेंबर्स बनाते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको आबाद के बारे में बता दूं। देखिए आबाद एक लीगल काम करने वाले मेंबर्स को रजिस्टर्ड करती है, उसमें ठीक है काली भेड़ें भी आ जाती होंगी जिसको हम नॉमिनेट भी करते हैं और उसको शोकास भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेंबरशिप लेने का तरीक़ेकार के ये है कि इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर देन यू आर एलिजिबल टू टेक द फॉर्म ऑफ आबाद। इसके बाद आपके पास कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, इसके बाद आप मेंबरशिप लेते हो, आपका इंटरव्यू होता है, इसका क्राइटेरिया है यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज एज पर द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान, देन यू आर एलिजिबल टू टेक द मेंबरशिप। ये तो सारा तरीकेकार हमें एक सेकेंड, इसके बाद मैं आपको बताऊं बिल्डर और ठेकेदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बात कर रहे हैं बिल्डर की, मैं बात कर रहा हूँ बिल्डर की। ये पोर्शन माफिया है, ये पोर्शन माफिया जो है ना, ये पोर्शन माफिया जब 1000 गज के फ्लैट 1000 गज के प्लॉट पे 8 फ्लैट बनाती है तो पूरे सिस्टम में पैसे जाते हैं, पट्टा सिस्टम में पैसे जाते हैं, जो कि हमें बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। क्योंकि हम एक काम करते हैं लीगल, अगर हमने कमर्शियल प्लॉट लिया, कमर्शलाइजेशन से लेके 236K से लेके यूटिलिटीज़ के करोड़ों रुपए भरने के बाद हम जाके जब सबलीज कराते तो बेहिसाब पैसे देते। उनको ना कनेक्शन के लिए पूछने वाला है, ना अप्रूवल उनको लेनी है, ना NTN नंबर उनको लेना है, ना कोई चीज़ लेनी है। बाद में लोगों का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट करके पैसे ले जाके कुछ भी नहीं करना है। पोर्शन तो माफिया हम की इसको पुष्पनाई पर कौन है? डिस्क्रिमिनेट करते पोर्शन हैं। माफिया की पुष्पनाई पर कौन है, आप क्या समझते हैं? देखिए पोर्शन माफिया की बुजबनाई पे तो देखिए अथॉरिटी हो सकती है। कौन सी अथॉरिटी तो SBCA अथॉरिटी है, उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको चप्पे चप्पे का पता है कि किस जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और किस जगह पे लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए जैसे अभी इन्होंने हमारा QR कोड निकाला है कि आपको जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं आप वो लगा दीजिए QR कोड। यहाँ तो बहुत ब्लैकमेलर है, इस मुल्क में हर किस्म के लोग होते हैं। तो देखिए एक लीगल कंस्ट्रक्शन करने वाला बिल्डर कहलाता है और एक पोर्शन माफिया वाला बिल्डर नहीं कहलाता, उसको हम ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार को ये बेनिफिट है, ठेकेदार को ये बेनिफिट है कि उसके पैसे आउट ऑफ बुक्स होते हैं, आउट ऑफ बुक्स होते हैं, उसको किसी भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। हम उनके पहले भी खिलाफ थे, हम चाहते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो, हम चाहते हैं वो अरेस्ट हो, हम चाहते हैं उनको यूटिलिटीज नहीं मिले, हम चाहते हैं वो बना नहीं सके, हम चाहते हैं उनके जितने अदालत जाएंगे इनके खिलाफ, अदालत में पिटीशन फाइल करेंगे। हमने 10 दफा अदालत से रुजू किया है, हमने आपके जैसे 10 फोरम पे रुजू किया है, जितनी अथॉरिटीज है इनको हमने 10 दफा भेजा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन इस मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान है, लीगल कंस्ट्रक्शन को फरोग दिया जाए। हम ये बात पहले भी कर रहे हैं, मेरे पहले भी जितने चेयरमैन हैं यही बात करेंगे, आगे भी यही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त ब्रेक का हुआ है और मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जीशान मर्चेंट, माहिर हैं टैक्स अमूर के, और इनसे मैं जानूंगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर टैक्सों की भरमार हो गई है बहुत ज़्यादा। अब कंस्ट्रक्शन का जो पहिया है वो नहीं चल सकता और बिल्डर्स वैसे भी परेशान हैं, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है और ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस हवाले से मेरे साथ शो में मौजूद हैं अल्ताफ़ ताई, उनसे तो इस हवाले से गुफ्तगू चल ही रही है। लेकिन जो टैक्सों की भरमार की है हुकूमत ने और इससे कंस्ट्रक्शन का जो बट्टा बैठा है, इस हवाले से मैं जीशान मर्चेंट आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 7E का मामला क्या है? 7E से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, इससे कितना नुकसान हुआ है और इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखें, जब ये 7E लाया गया था 2022 में, यानी पिछले साल लेके आया गया था, तो जब फाइनेंस बिल जब पेश किया गया था तो उस वक्त जो इससे रेवेन्यू का, इससे और जो CVT था उससे रेवेन्यू की जो एस्टिमेशन थी वो 35 अरब रुपए की थी, यानी 35 बिलियन रुपीस की थी। आउट ऑफ तो हमारा जो बजट था पिछले साल का 7,400 अरब का, उसमें से इसका कंपोनेंट जो था वो 35 बिलियन। अच्छा, ये मजे का टैक्स है, ये वो टैक्स है कि चाहे आप उस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, चाहे उस प्रॉपर्टी से आप कमा सकते हो या ना कमा सकते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी यूटिलाइजेशन में हो या नहीं हो, कानून ये तस्वुर करेगा कि आपकी इसके ऊपर एक रेंटल इनकम हो रही है और उस इनकम हो रही है और उस इनकम के ऊपर जो है आपको 1% जो है वो टैक्स देना है। यानी ये 1% जो है
ये एफबीआर वैल्यू का 1% टैक्स है। तो अब मसला ये हुआ इससे कि एक तो इसमें दुश्वारियां बहुत हुई, फिर इसको सिंध में चैलेंज किया गया, जी इसको पंजाब में चैलेंज किया गया, बलूचिस्तान में, यानी हर सूबे में चैलेंज किया। तो कराची में जो है इसके खिलाफ फैसला आया, यानी गवर्नमेंट की फेवर में और टैक्स पेयर के खिलाफ आया। जी, जो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान रेवेन्यू में इसमें जनरेट करके स्टे देता दिया है, है। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जी जनरेट करके देता है, जी हाँ जी हाँ। वहां पर ये टैक्स हाँ, अभी भी कराची मौजूद इस है। वक्त जी एफबीआर का जो है तकरीबन 60% से ज्यादा रेवेन्यू कराची से जाता है टोटल। अच्छा, अब इसमें जो है बलूचिस्तान ने इसको इनडेफिनेट स्टे दे दिया है। जी लाहौर यानी पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया है, यानी जो टैक्स पेयर लाहौर में है उसे 7 वो इस्तिस्ना जो हासिल टैक्स लगता पेयर है इस टैक्स से, बलूचिस्तान में है। जी वो इस्तिस्ना हासिल लगता है इस टैक्स से। जी, उसको इस्तिस्ना हासिल हो गई है। लाहौर में जो लोग हैं उन्हें टैक्स नहीं देना, यानी पंजाब के पूरे सूबे में। बिल्कुल। बलूचिस्तान के पूरे सूबे में जो लोग हैं उन्हें टैक्स नहीं देना। इस्लामाबाद में ये टैक्स नहीं देना। जो सिर्फ टैक्स देना है वो कराची के लोगों को देना है, यानी सिंध के जो भी लोग हैं। यानी जो तो ज्यादा ये मेरे कमाएगा हिसाब वो से, ज्यादा पिसेगा। जी हाँ जी हाँ। अब इसमें मसला ये है कि एक तो ये कि ये सिर्फ उन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है जो इस वक्त फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर के ऊपर नहीं था। इस बजट में जो है एक प्रोविजन इन्होंने और लाई, और अब ये कह दिया है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक उसका 7E का टैक्स ना भरा जाए। और उसके पास जो है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो अब एफबीआर ने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन इससे पहले वो कमिश्नर के पास जाना था। अब जी सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग फाइलर ही नहीं है वो ये कैसे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस पर होगा ये कि पहले वो 1% टैक्स देंगे एफबीआर वैल्यू का, फिर बाद में एफबीआर उसको एक नोटिस भेज देगा कि ये आपने प्रॉपर्टी कहां से खरीदी है। तो नॉन फाइलर की हद तक तो मैं समझता हूं कि ये एक मुनासिब स्टेप है, लेकिन इसका अल्टीमेट इफेक्ट ये हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस था या जो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग थी वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई है, और बिल्कुल कम हो गया है काम। लेकिन हो ये रहा है, मैं ये जीशान देख रहा साहब, हूँ मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि इस टैक्स लगने से जो वैल्यू एडिशन टैक्स हमारे आता था खजाने पे, उसमें कितने मालियत की ज़रब लगी है, और इस टैक्स लगने से हुकूमत को कितना फ़ायदा हुआ है, वो थोड़ा सा हमें टेबल बता दें। देखिए, मेरे हिसाब से हुकूमत को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता हुकूमत को इसमें नुकसान हुआ है। हुआ यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही थी वो बिल्कुल स्लो हो गई। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से हम, वज़ीर आज़म, कई वज़ीर आज़म ने ये कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब चलती है तो 40 सेक्टर चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। काम उसका स्लो कर दिया। रेवेन्यू जनरेशन में इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली इसका जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो बहुत फर्क पड़ा है। एक तरफ यहाँ पे 100D जैसी स्कीम्स लेके आए थे कि जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े, लेकिन अब वो जो है वो भी बहुत ज्यादा रुक गई है। उधर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आबाद के चेयरमैन साहब जो बैठे हुए हैं वो इस पर रोशनी जरूर डालेंगे। प्रॉब्लम ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कानून बनाया जाता है वो अगेंस्ट वेल्थ क्रिएशन है। इस ऐसे कानून जब भी बनाए जाएंगे, ये 7E टाइप के या सीवीटी टाइप और के ये या सुपर 147 टैक्स, 147/2 जो टैक्स डेवलपर्स पर लगाया है, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखिए ये टैक्स एडवांस टैक्स है। जो भी टैक्सेस लगते हैं जिसकी भी इनकम सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, दो तरीके के एडवांस टैक्स हैं। एक तो ये कि इतने टैक्सेस जिसकी का 10 बोझ लाख रुपए है से, जिशान साहब, इतने टैक्सेस का बोझ लाद दिया हुकूमत ने, कंस्ट्रक्शन का पहिया नहीं चल पा रहा, स्टॉक एक्सचेंज का पहिया नहीं चल पा रहा, तारीखी सतह पर, तारीखी रिकॉर्ड सतह पर इतने टैक्सेस की भरमार कर दी हुकूमत ने। ये किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को है, या जो भी इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, या जो भी बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, या जो भी ट्रेडर है पाकिस्तान में, उसको सबसे बड़ा मसला है अनसर्टेनिटी का। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है। और जब भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे भी कम होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके रेवेन्यू में, आपकी जॉब्स में, आपके टैक्स कलेक्शन में। इस साल का हमारा पाकिस्तान का जो टैक्स का हदफ है वो 9,400 अरब का है। जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये बहुत एम्बिशियस है। अलबत्ता ये जरूर है कि 2 माह में जो एफबीआर का जो मंथ ऑन मंथ टारगेट था उसको उन्होंने अचीव किया है, बल्कि 50 अरब रुपए से सरपास किया। तो अच्छा ये जिशान साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा
कि 9,400 अरब रुपए का हमारा टैक्स नेट है, लेकिन जितना टैक्स हमारा चोरी होता है उसका क्या हजम है? रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम वो चोरी बचा लें तो शायद हमारे बहुत लॉसेस कवर हो जाएं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस वक्त एक रिपोर्ट कुछ अरसे पहले शाया हुई थी जिसमें यह था कि 5 सेक्टर का अगर आप टैक्स का इवेजन देखें तो वो 950 अरब है। जी बिल्कुल यानी ऐसा ही है। 950 अरब, यानी आप उसको, यानी 950 बिलियन को आप उसको टैप कर सकते, तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है इस वक्त। बिल्कुल लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी जो इस वक्त डायरेक्शन है वो शायद वो मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो आपके हाई टैक्सेस हैं उसकी वजह से ना सिर्फ स्मगलिंग हो रही है बल्कि उसकी वजह से इवेजन बहुत बड़ा हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक वजीर आजम ने आज से कुछ साल पहले हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिया था। जी उनमें से एक टैक्स पेयर से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये जो आप इंपोर्ट करते हैं सालाना, ये क्यों ज्यादा नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्मगलिंग जो है वो सस्ती पड़ती है और टैक्सेस करके उसकी वजह से जो है ये टैक्सेस और जो ड्यूटीज का गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे अंदाजा पूछा कि आप मुझे बताइए कि अगर ये टैक्सेस का रेट कम हो जाए तो आपकी इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आज मैं 5 बिलियन की इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो एक साल में 10 बिलियन की हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि आधे आधे का फर्क है, आधे आधे यानी का फर्क हमारे है। टैक्सेस बिल्कुल बिल्कुल आप का सही कह बहुत रहे बड़ा हैं। होता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्लैक जिशान मार्केट साहब। का। स्मगलिंग हमें दीमक की तरह चाट रही है और हमारी मैशत को खोखला कर रही है। अल्ताफ साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। पैदावारी लागत तामीराती शोबों की दुगनी से दुगनी हो गई है। कितने मंसूबे हैं जो आप लोगों ने इस वक्त रोक दिए हैं और सार्फिन को देखें, कितना बड़ा झटका लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने कोई मंसूबे नहीं रोके। मंसूबे इसलिए रुक गए हैं कि उनकी लागत डबल हो गई जी है बिल्कुल यही। और लोगों की कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो गई है। लोग जो घर का ख्वाब देखते हैं, हम उनको ख्वाब बेचते हैं। वो ख्वाब में हमें लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए किस्तें देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जाके हम उनको उनके ख्वाबों की ताबीर देते हैं। लेकिन उनकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई है कि खुशहाली नहीं है, मईशत बहुत ख़राब है। इसके साथ साथ देखें, जिशान मर्चेंट साहब ने एक बात कही 7E। जी देखिए, हम सबसे पहले तो देखिए एज ए चेयरमैन आबाद में एक चीज़ कह दूं कि देखिए वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर। हम मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में सोचते हैं और हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं और हम टैक्स भरते हैं। जी पहले तो बात समझ ले, वी आर रेडी टू पे द टैक्सेस, क्योंकि हमारी अगर कमाई है तो इस मुल्क से हमारी कमाई है और इस मुल्क में इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स भरते हैं, हम होम रेमिटेंस लाते हैं और हम इंशाल्लाह ताला ये काम करते रहे होंगे, लाएंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे हुकूमत कितनी टैक्सेस आप पे आयद चाहे कर दे, आप देखिए, बढ़ते मेरी बात रहेंगे। सुने, नहीं देखिए ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। पहले पूरी बात सुने। 7E का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। जब 7E का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने तो एक ये जाती वाला काम है कि इसमें बेवा की, बच्चों की, यतीमों की, बाप अपनी फैमिली के लिए प्लॉट लेके, बेटी के लिए प्लॉट लेके रख देता है। कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, कुछ 60 ईयर्स के होते हैं, कुछ 50 ईयर्स के होते हैं। अक्रॉस द बोर्ड आपने 7E लगा दिया। चाहे आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आपको गवर्नमेंट लेगी जिस पे 35 बिलियन मिलेंगे, जो मैं समझता हूँ वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3 जगह पे तो स्टे आ चुका है। सिर्फ कराची वाले जो कि यतीम मिस्कीन है, ना उनका बाप है ना उनकी माँ है, तो कोई उनका बिल्कुल जवाब ऐसा ही देने है। वाला है नहीं। इनके मैं करेक्ट कर दूँ फिगर, वी आर कंट्रीब्यूटिंग 68% एक्सपोर्ट टू द नेशनल एक्सचेकर कराची ऐसा ही और है। 58% हम जो टैक्स देते हैं इस सूबे से। बिल्कुल सामने ऐसे ही। हमको क्या मिलता है, आप माशाल्लाह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक देख लें। K4 का मंसूबा मिला था हमें, वो भी 17 अरब रुपए का, वो भी मुकम्मल नहीं हो सकता इस आज साल, ये सात मिला है हमें। कितने साल हो गए, K4 में कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, एक पानी नहीं दे सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैं कहूँगा कराची वालों के साथ तो सितम जही है और कराची वालों की सितम जही के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब हमें रे ऑफ होप है। दूसरा मैं आपको कहूँ, देखें, टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हम कमाते हैं, उसमें से टैक्स देना। अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमें टैक्स नहीं देना है। तो आपको मैं बताऊं, अगर हमारे ऊपर 236K गवर्नमेंट ने लगाया, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से लास्ट मुलाकात हुई, इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर कहा हम 236K को 4% करने जा रहे हैं और 236C को 4% करने जा रहे हैं। मैंने कहा वी हैड नो प्रॉब्लम, अगर आप 4% कर देंगे तो हम 236K भी 4% भर देंगे, लेकिन इससे प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा नुकसान आखिर में होगा। मुझे अल्ताफ साहब ये बता दें, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी एक का, सेकंड, बिल्डर्स मेरी का? बात आखिर में थोड़ी प्रोग्राम सी का मेरी वक्त बात खत्म सुन हो ले, रहा है। मैं ज़रा आपको। जी जी तो 236K फिर उन्होंने हमारी बात को हमने नेगोशिएट किया, 2% देने दिया, 236C भी 2% ने। जब IMF का प्रेशर आया तो उन्होंने 3% कर दिया। जब हम 236K हम 3% भरते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने एक प्लॉट लिया जिसकी वैल्यू है 1 अरब रुपए ऑफिशियल, तो मैंने 3 करोड़ रुपए भर दिए।
उसकी अमाउंट के साथ आपको बताऊंगा तो बड़ा इजी समझ आ जाएगा। तो 3 करोड़ रुपए टैक्स भर दिए, एडवांस टैक्स 236 की, विच इज एडजस्टेबल एडवांस टैक्स मेरा एडजस्टेबल। इसके बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस में हमारे मुस्तकबिल ऊपर क्या देखते हैं अल्ताफ साहब, 147 प्रॉपर्टी का, बिल्डर्स का मुस्तकबिल बता दें आप। मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देखता हूँ, चाहे प्रॉपर्टी कितने भी सेक्टर लोग का? आ जाएं, देखें मेरी बात सुने, कितने भी लोग आ जाएं, 24 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे होगा, प्रॉस्पर होगा, अल्लाह ताला की मदद आएगी, हम काम करते रहेंगे। 24 करोड़ लोगों में से ना कोई भूखा सोता है, ना कोई भूखा मरता है, करोड़ों रुपए की आखिर चैरिटी दी में जाती बिल्कुल है। आप सही कह रहे हैं। आखिर में मैं जिशान मर्चेंट आपकी जानिब आऊंगा, टैक्सों की इतनी भरमार हो गई है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने जा रहा है, आप समझते हैं कि हम लोग अपना टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे? क्योंकि मुस्तकबिल में तो हम ये देख रहे हैं कि IMF मजीद टैक्सेस लगाएगा हम पर। इस वक्त की जो पोजीशन है, इन हालात में इकोनॉमी चूंकि चल नहीं रही, तो ये एक मुश्किल हदफ होगा, लेकिन हम बहुत हद तक इसको तकरीबन 70 to 80% तक तो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट आएगा उससे प्राइसेस बढ़ेंगी और प्राइसेस के बेसिस पे टैक्स कलेक्शन होगी, जो लेकिन मुश्किल हदफ है। चैलेंजेस टाइम अहेड है। जी। अगर हम ये दिसंबर को सरवाइव करके निकलते हैं तो फिर इंशाल्लाह होप अच्छी है। मैं जी, होप समझता अच्छी है। हूँ- यहाँ पर अल्ताफ साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और मैं आपको वाजे कर दूं कि बहुत उम्मीद है बिल्डर्स को कि मुस्तकबिल कराची का या पाकिस्तान का रोशन है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि टैक्स जो है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो सिस्टम जो इस वक्त राइज है शहर कराची में, उसको ख़त्म करने के लिए टीमें मुतारिक हो गई है। और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।